Good morning, everyone. Welcome to the YouTube channel of भवती करियर क्लासेस। MPPSC 2020 का शेड्यूल हमारा डिक्लेयर हो चुका है। जनरल स्टडीज़ के पेपर की तरफ तो सभी का ध्यान है, पर ये जो बेचारा सी सेट है इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान हम लोगों का कम जाता है। लेकिन अगर आप वन सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसका इम्पोर्टेंस आपको पता है। और अगर सिविल सर्विसेज की बात करूं तो वहां पर भी एग्जाम को क्रैक करना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है। इसमें 2015 से 2019 तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन डिटेल और शॉर्टकट दोनों के साथ मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। थोड़ा सा प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हर एक पेपर के मैं 4 वीडियो बनाऊंगा। जैसे सी सेट 2015 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो 25 क्वेश्चन हर एक वीडियो में, टोटल 4 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें उससे पहले देखिए थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि 2015 के पेपर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ये एनालिसिस इसलिए है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि मुझे प्रिपरेशन किस मोड पे या किन चीज़ों को मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे जब पढ़ना चालू करते हैं सी सेट, जो कोर मैथ्स होता है, कोर रीजनिंग होती है, उसमें ज़्यादा घुस जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए 20 क्वेश्चन आपके पैसेज से आए थे, लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन थे, इसी तरह से डिसीजन मेकिंग के 11 क्वेश्चन थे। तो 30 और 10 40 और 41 41 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाते हैं। तो जो पासिंग मार्क्स हैं वो मोर और लेस आपके यहीं से कवर हो जाते हैं। इसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन आप देखें, वेटेज वाला एरिया था। देन अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट्स 6 5 11 और 5 16 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। अगर मैं इन्हीं क्वेश्चन को जोड़ लूँ तो 57 मार्क्स का पेपर तो आपका यहीं से बन जाता है। फिर चाहे ये 2015 वाला पेपर देखें या इसके बाद के भी पेपर अगर आप देखेंगे तो ये एरिया बहुत वेटेज वाला है और इनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला भी नहीं है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सी सेट को टाइम दे रहे हैं, तो इन वाले एरियाज़ पे फोकस करिएगा और हमारी ये वीडियो सीरीज़ ज़रूर देखिएगा ताकि इन एरियाज़ को मैं कवर करवा दूं प्रीवियस ईयर में जो भी पूछे गए हैं, और बाकी के भी जो चैप्टर्स हैं उनका भी आपको आइडिया लग जाए। चलिए हम लोग अपना पेपर 1 सी सेट का सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि दिए गए चित्र में लुप्त वर्ग का पता लगाइए। हमें वो फिगर यहाँ पर उठाकर रखना है जो इस इमेज को पूरा करता हो। देखिए ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन अगर एग्जाम में थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन भी आता है तो उसको सॉल्व करने की एक सही अप्रोच क्या हो सकती है, हम लोग उस अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला एरिया चौथा हमारा गायब है। एक सीधी लाइन हमारी यहाँ से आती है, तो इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए एक सीधी लाइन आगे जाना ज़रूरी है। मतलब हमें जो भी 4 ऑप्शंस हैं उनमें एक सीधी लाइन का ऊपर की तरफ होना कंपलसरी है। तो इस बेसिस पे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। अब हमारे जो आंसर होंगे वो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में से होंगे। अगर ऊपर वाले और नीचे वाले को मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं या इनकी सिमेट्री या इनकी एक जैसी चीज़ें चेक करना चाहूं तो देखिए ये वाला जो फिगर बन रहा है मेरा, ये एक ही बार आना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए चूज कर लूं तो एक फिगर ये मेरे पास ऑलरेडी पहले था, ये मेरे पास 2 बार हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप बहुत इजीली ऑप्शन नंबर डी को पिक कर सकते थे, लेकिन मैंने आपके साथ अप्रोच को भी डिस्कस करा है जिसके साथ आप एग्जाम में इसको सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। पासा, क्यूब, क्यूबॉइड बोल लीजिए आप, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। डायरेक्ट फिगर ना देकर उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कहा गया एक घनाभ के 6 पृष्ठ अलग अलग रंगों के हैं। अ क्यूबॉइड हैविंग 6 फेसेस इज मेड ऑफ डिफरेंट कलर फॉर ईच फेस। नीला पृष्ठ सफेद से लगा हुआ है। चलिए बनाना चालू कर लेते हैं हम लोग ताकि थोड़ा सा इमेजिनेशन हम लोग इसको अच्छे से कर पाए। बोलता है नीले के साथ सफेद चाहिए, तो लीजिए नीला और साथ में सफेद। अब जरूरी नहीं सफेद इस तरफ हो, सफेद इस वाले फेस पे भी आ सकता था, लेकिन हम लोग अभी क्योंकि इमेजिन कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं। उससे हमारे फाइनल आंसर पर कोई फर्क नहीं आएगा। आगे बोलता है लाल पृष्ठ काले वाले के सामने है। देखिए मैं इसको इधर लिख देता हूँ कि लाल जो है वो हमारा काले के सामने होगा, और साथ क्या बोलता है लेकिन पीले से लगा हुआ है। मतलब लाल वाला जो पृष्ठ है वो पीले से लगा होगा। इसको मैं सेकंड फिगर में बना लेता हूँ।
ये लाल वाला हमारा पीले से लगकर बनेगा। आगे बोलता है भूरा पृष्ठ नीले से लगा हुआ है। देखिए नीला हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखा है, इसके साथ में अटैच बनेगा हमारा भूरा या ब्राउन कलर। फिर बोलता है लाल पृष्ठ नीचे की तरफ है। मतलब जो सेकंड वाला डायग्राम है जिसमें हम लोगों ने लाल ऊपर बनाया, इसमें हमें ये बता दिया गया कि लाल नीचे है। साथ ही साथ ये कहा था कि लाल और काला आमने सामने होगा, मतलब पक्का इस फिगर के लिए काला ऊपर होगा और जो नीचे वाला फेस है जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे वहाँ पर हमारा लाल आने वाला है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमारी खत्म हो गई है। अब देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। कौन सा पीले के सामने है? हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि पीले के सामने कौन सा आने वाला है। ठीक, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और कही गई थी कि लाल और पीला जो है वो लगे हुए होंगे, तो अगर नीचे की तरफ लाल जाएगा तो पीला मान लीजिए हम लोग कहीं भी एक तरफ साइड में ले सकते हैं। मान लीजिए मैं पीला यहाँ ले लेता हूँ, है ना। अब हमारे पास कुल 6 फेजेस होते हैं जिसमें से 1, 2 और एक नीचे की तरफ बनने वाला फेस तीसरा। ये 3 फेस हमारे भर चुके हैं, इनमें हम लोगों ने कलर आइडेंटिफाई कर लिया है। एक ये फ्रंट वाला और इधर जो पीछे बनेगा ये वाला और इस तरफ जो बनने वाला है, ये 3 फेस हमारे गायब हैं। इन 3 फेस को हम लोग इसकी हेल्प से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये बात बहुत क्लियर कही गई थी कि नीले के साथ सफ़ेद और नीले के साथ ही भूरा आएगा। तो देखिए नीला 100% हमारा ये जो पीछे वाला फेस होगा यहीं पर आएगा, क्योंकि जब नीला यहाँ बीच में होगा तो इस तरफ हमारा भूरा या इस तरफ सफ़ेद हो सकता है। वाइस वर्सा अगर हम लोग देखें, मान लीजिए मैं नीला यहाँ रखना चाह रहा हूँ। अगर मैं नीला यहाँ रखना चाहूँगा तो नीचे की तरफ तो मेरा लाल है, इस तरफ मेरा पीला है, तो उसके साथ में जो भूरा और सफ़ेद रंग हमारा होने वाला है वो मैं फिल नहीं कर सकता। इसलिए नीला 100% मेरा यहाँ पर आएगा इस वाले फेस पर। अगर क्वेश्चन कहता है पीले के सामने कौन सा कलर है, देखिए पीला हमारा यहाँ था, इसके अपोजिट में हो जाएगा हमारा नीला। तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। भाई एमपीपीएससी 2020 की प्री की टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जिसका शेड्यूल आपके सामने लगा हुआ है। जनवरी 9 से हम लोग ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं बता दूं आपको 11 बजे, जिसमें यूनिट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट दोनों होने वाले हैं। 11 बजे हमारा यूनिट वाइज टेस्ट होगा जो कि 1 घंटे का होगा। उसके बाद 2-5 मिनट के ब्रेक के बाद आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो आप या आपका कोई और साथी अगर हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो नीचे हमारा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों मेंशन है। आप आके यहाँ पे बात कर सकते हैं या कॉल पे भी इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं देन सॉल्व करते हैं। पहले कहा गया कि एक टूर्नामेंट में टोटल 14 टीमें खेल रही हैं। लीग चरण में हर टीम दूसरी टीम से केवल एक ही बार खेलेगी और जब लीग चरण खत्म हो जाएगा उसके बाद जो टॉप 4 टीम्स होंगी, शीर्ष की 4 टीमें, उनके बीच में 2 सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे और आखिरी में होने वाला है एक फाइनल। तो ये बताइए कुल कितने मैच खेले गए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मैं छोटे एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए 3 टीमें हैं। अब 3 टीमों को मैच इस तरह से खेलना है कि हर टीम बची हुई टीम के साथ ही मैच खेलेगी। तो देखिए ये 3 टीम हम लोग थोड़ा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो पहली वाली टीम इन दोनों के साथ मैच खेल सकती है, तो कुल कितने मैच होंगे? 2। फिर ये वाली टीम केवल इसके साथ मैच खेल सकती है, मतलब कितना? 1। तो 2 और 1 इस तरह से टोटल मैच खेले जाएंगे 3। अगर यही 4 टीमें हों तो देखिए ये वाली टीम इन तीनों के साथ मैच खेल सकती है, कितने बनेंगे? 3। ये वाली टीम इन दोनों के साथ मैच खेल सकती है, कितने बनेंगे? 2। और ये वाली टीम केवल इसके साथ मैच खेल सकती है, कितना बनेगा? 1। तो यहाँ से हम लोगों ने ये सीखा कि अगर कुल 3 टीमें हैं तो उनके बीच अगर केवल एक मैच खेला जाए तो कुल मैचों की संख्या हम लोग 3 में से 1 कम करेंगे, 2, और 2 + 1 टोटल 3 आएगी। अगर 4 टीमें हैं तो उसमें से 1 कम करेंगे, 3, और कैसे सीरीज बढ़ानी है? 3, 2, 1, मतलब कितने बनने वाली है? 6। तो अब अगर हमारे पास टोटल 14 टीमें हैं तो मैचों की कितनी संख्या हो जाएगी? 13। 1 कम करके स्टार्ट करेंगे 13 से, 13, 12, 11, और इसको लेके जाएंगे कहाँ तक? 1 तक। इसको जोड़ना है तो इसको जोड़ने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 13 × 14/2।
n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, जहाँ पर n की जो वैल्यू होगी वो होगी 13। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 7 बार कटता है भाई। 91 मैचेस तो हमारे यहाँ पर हो गए, मतलब लीग मैचेस जब चल रहे थे तो 14 टीम एक दूसरे से खेलेंगी, तो 91 मैचेस तो हमारे यहाँ बन जाएंगे। उसके बाद उसने क्या कहा कि 2 सेमीफाइनल मैच खिलाओ, तो ये लीजिए 2 सेमीफाइनल मैच करवा दिए और एक फाइनली हमारा हुआ फाइनल मैच। तो एक मैच फाइनल, टोटल मैचेस निकालने हम लोगों को, इसको मैं जोड़ लेता हूँ, कितना बन रहा है 94, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। एक सीरीज हमें दी गई है, उसमें बोल रहा है कि रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा। लिख लेते हैं नीचे 1, 5, 13, 29, 61, 125 और क्वेश्चन मार्क। इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 1 और 5 का डिफरेंस 4, 5 और 13 का डिफरेंस 8, 13 और 29 का डिफरेंस 16। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो देखिए 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो 16 इंटू 2 32 आना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे कि क्या अनुमान जो हम लगा रहे हैं वो सही है, मतलब 29 और 32 को जोड़कर क्या 61 आता है, चेक कर लेते हैं। 9 और 2 11, हासिल 1, 3 और 1 4 और 2 6, सही आ रहा है। मतलब हम लोग जो आइडिया लेके चल रहे थे, जो लॉजिक हमने सीखा, वो एब्सोल्युटली फाइन है। तो 32 के बाद आना चाहिए 64, और 64 का डबल करेंगे कितना आएगा 128, और एट लास्ट हमारा जो आंसर होगा वो इन दोनों को जोड़कर आएगा। चलिए जोड़ लेते हैं हम लोग। 128 में जब मैं 125 जोड़ूंगा तो 8 और 5 13, हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, 1 और 1 2, तो 253 बनेगा, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए सामान्य बौद्धिक अभिक्षमता का प्रश्न है, कोई अलग से बहुत हाई तौबा वाला क्वेश्चन नहीं है। बीच की वैल्यू यहाँ पर गायब है, हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर क्या आएगा। तो इस वैल्यू को आइडेंटिफाई करने का तरीका, इन दोनों में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग करते हैं और देखते हैं कि बीच वाली वैल्यू कैसे बनती है। 19 और 17 को जब मैं जोड़ता हूँ तो ये बनता है मेरे पास 36। इसी तरह से 23 और 25 को मैं जब जोड़ता हूँ तो ये मेरे पास बनता है 48। यहाँ पर बीच में दे रखा है 9, यहाँ पर बीच में दे रखा है 12। तो भाई 36 से 9 लाने के लिए मैं 4 का डिवाइड करूँ तो 9 आ जाता है। इसी तरह से 48 में 4 का डिवाइड करूँ तो 12 आ जाता है। तो यहाँ से हमारा लॉजिक क्लियर होता है कि फाइनल आंसर कैसे आएगा। इस 13 और 31 को जोड़ेंगे और 4 से डिवाइड कर लेंगे। 13 में 31 जोड़ता हूँ मैं तो ये बनता है 44, और इसको जब 4 से डिवाइड करूँगा तो आंसर बनने वाला है मेरा 11, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, काफ़ी परेशान भी लोगों को करा होगा, लेकिन देखिए सॉल्यूशन इसका बहुत आसान था। उसने बोला कि हमें ये बताओ कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो देखिए 1 2 3 4 5, मैं इनको जोड़ूंगा तो ये बनता है 5, जबकि 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 ये बनता है। 2 और 3 5 और 2, इसका सम बन रहा है 7, 5 और 3 8। देखिए क्या सीरीज चल रही है 5 6 7 8, तो यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है काफ़ी मेहनत करके, मतलब काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन ये बनाया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमें ये बताना है कि इसमें अगले स्थान पर क्या आने वाला है। देखिए 1 2 3, कुल 3 भुजाएं यहाँ पर हैं, 1 2 और 1 3। 3 के बाद कितनी आई हमारे पास 2, है ना। ये 3 भुजाएं, ये 2 भुजाएं, यहाँ पर 1 2 3 4, कितनी भुजाएं हैं 4। उसके बाद फिर कितनी है 1 2 3। तो सीरीज कुछ ऐसी चल रही थी 3 2 4, फिर से आ गया 3, तो अगली कितनी भुजाएं होनी चाहिए हमारे पास 2, मतलब हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब की बार क्वेश्चन कहता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वर्णमाला का कौन सा क्रम आएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का बेसिकली ये क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कहा जाता है कि आपको नंबर्स याद होने चाहिए। नंबर से मेरा मतलब है ए पहले नंबर पर आता है, ई 5वें नंबर पर आता है, जे 10वें नंबर पर आता है। लेकिन जहाँ तक MPPSC की बात है, आपको CSET में टाइम काफ़ी मिलता है। आपको नंबर अगर नहीं भी याद हैं तो एग्ज़ाम में आप ऐसे ABCD लिखकर उनके ऊपर नंबर डाल के भी कर सकते हैं, और कई सारे प्रश्नों में
आपको ये नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सही अप्रोच की, है ना। सही अप्रोच होती है कि आप थोड़ा ऑप्शन देखकर सॉल्व करें। ऑप्शन देखकर सॉल्व करने से मेरा मतलब है, अगर आप यहाँ पर देखें तो चौथा जो एलिमेंट है, जैसे आई आई एच और एच लिखा हुआ है, वो 2 में आई है और 2 में एच है ना। इसी तरह से फर्स्ट जो एलिमेंट है वो आई आई एच और एच लिख रखा है, मतलब 2 में आई है 2 में एच है। तो आप पहले फोकस या तो चौथे पर या पहले पर कर लीजिए कि ये कैसे आ रहा है। इसकी हेल्प से आपको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं चौथा एलिमेंट को लेके चल रहा हूँ। देखिए चौथा ए था, उसके बाद सी था, उसके बाद ई था, उसके बाद जी था। मतलब ए, बी छोड़कर सी आया, डी छोड़कर ई आया, एफ छोड़कर जी आया, तो अब क्या आएगा, एच छोड़कर आए। मतलब ऑप्शन जो हमारे सही होंगे वो या तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी होंगे। सी और डी को मैं काट देता हूँ। अब ए और बी में भी आपको क्या करना है, बीच के जो 2 एलिमेंट हैं वो अलग अलग हैं, मतलब एक बार यू है एक बार वी है। तो हमें ये पता करना है कि यू आएगा या वी आएगा। इधर से लेके चलते हैं सेकंड एलिमेंट से, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब हमारे इससे पहले क्या आना चाहिए था, वी। ऐसे बनते हैं ना सीरीज, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप इसी अप्रोच के साथ एग्जाम में सॉल्व करिएगा। कई बार मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स पूरा सॉल्व करने बैठ जाते हैं, ये पता करने की कोशिश करते हैं कि चारों एलिमेंट्स या चारों अल्फ़ाबेट्स कौन से बनने वाले हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें उससे एक बार फिर से शेड्यूल आपके सामने रखा हुआ है, आप एक बार चेक कर लें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का फिर से हमारे सामने क्वेश्चन है, जिसमें देखिए वो कहता है कि कूट भाषा में 157 को लिखा गया पेरेंट्स लव किड्स, 619 को लिखा जाता है लव बर्ड्स नाइस, और 952 को लिखा जाता है पेरेंट्स लाइक बर्ड्स। तो हमें ये बताना है कि नाइस का संकेत क्या है, नाइस का कोड क्या होने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें तो 157, 619 और 952 में कुछ नंबर कॉमन हैं, जैसे यहाँ पर 1 कॉमन है, 5 पहले वाले में भी है, 5 तीसरे वाले में भी है, 9 सेकंड वाले में भी है, 9 थर्ड में भी है। तो जब ये नंबर कॉमन है तो इसके आगे जो कोड लिखे हैं इनमें भी कुछ बातें कॉमन होंगी, और यही कॉमन चीज़ें हमें हमारे आंसर तक पहुंचाने वाली हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले और दूसरे में 1 कॉमन है। कोड में देखते हैं पेरेंट्स लव किड्स, लव बर्ड्स नाइस, तो इन दोनों में जो हमारा कॉमन है वो है लव, तो 1 का जो कोड बनेगा वो बनेगा लव। अब 5 का अगर मैं देखूं तो देखिए पहले वाले में 5 है और आखिरी वाले में 5 है। पहले वाले में लिखा है पेरेंट्स लव किड्स और आखिरी वाले में लिखा है पेरेंट्स लाइक बर्ड्स, तो कॉमन क्या मिलता है, पेरेंट्स। 5 का कोड हमारा बन जाएगा इस तरह से पेरेंट्स। तो हम लोगों को 1 का और 5 का कोड मिल गया, तो 7 का जो बचा हुआ कोड है वो हमारा बन जाएगा किड्स। सेकंड और थर्ड में देखिए हम लोग 1 का कोड तो निकाल चुके हैं, 9 हमारे पास सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, इसलिए 9 का कोड हम लोग पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि 6 का कोड हमारे पास अभी नहीं निकलेगा क्योंकि 6 कॉमन है। सेकंड और थर्ड में अगर हम लोग देखें तो लव बर्ड्स नाइस और पेरेंट लाइक बर्ड्स, बर्ड्स कॉमन है, इसका मतलब 9 का जो कोड है वो बनेगा बर्ड्स। अब अगर मैं 6 की बात करूं, 6 का कोड निकालना चाहूं तो देखिए वो कैसे निकलेगा, बर्ड्स और बर्ड्स के साथ हमारा लव जा चुका है, तो बर्ड्स और लव अगर हमारा जा चुका है तो 6 का कोड हमारा बनेगा नाइस, और उसने हमसे यही पूछा था कि नाइस का कोड क्या है, तो हमारा आंसर बनेगा बी। आई होप ये क्लियर होगा। मैंने यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा डिटेल में इसलिए समझाया ताकि अगर एक से ज़्यादा चीज़ें आपसे पूछ ले, एक से ज़्यादा चीज़ें से मेरा मतलब है कई बार वो एग्ज़ाम में ऐसा पूछ लेता है कि हमें ये बताइए 751 किसका कोड होगा। तो अगर आप इंडिविजुअली कोड निकालना सीख जाएंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे किड्स पेरेंट्स लव का कोड होगा 751। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। उसने कहा लुप्त टाइल का पता लगाइए, हमें बताइए कि ये जो गायब है यहाँ पर कौन से टाइल आएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको सिमेट्री सादृश्यता देखनी होगी। देखते हैं, 2 ब्लैक डॉट हैं, 2 ब्लैक डॉट हैं और फिर 1 ब्लैक डॉट आया। यहाँ पर देखिए 2 ब्लैक डॉट हैं, 2 ब्लैक डॉट हैं और 1 ब्लैक डॉट आता है। यहाँ पर 1 ब्लैक डॉट है, 1 ब्लैक डॉट है,
ऊपर की सिमेट्री देखते हुए हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर ब्लैक डॉट्स की जो संख्या है वो होनी चाहिए 2। अगर मैं चारों ऑप्शन को चेक करूं तो केवल ऑप्शन नंबर बी में मेरे पास 2 ब्लैक डॉट्स हैं, तो यही बनने वाला है मेरा आंसर। काफ़ी इजी हो गया ये तो। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। उसने बोला कि इसमें कितने वर्ग हैं, कुल वर्गों की संख्या कितनी है। तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में भी यहाँ पे चीज़ें आपको सिखा दूंगा, ताकि अगर एग्जाम में कुछ अलग आया तो आप उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर कुल अगर मैं बात करूँ तो एक जो पैक्ड हमें दिख रहा है, मैं उसकी नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इतने से हिस्से की बात करूं कि इसमें कुल कितने वर्ग हैं, तो देखिए हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 1 बाय 1 के 1 बाय 1 से मेरा मतलब है कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। 1 बाय 1 के कुल 9 वर्ग तो हमारे ये निकलते हैं, है ना। 1 बाय 1 के कुल 9 वर्ग हमारे ये निकलते हैं, जिनकी मैं नंबरिंग कर चुका हूँ। लेकिन इसके बाद अगर मुझे वर्ग बनाना है, इन दो भुजाओं और इन दो भुजाओं को अगर मैं मिला लूं तो फिर से हमारा एक वर्ग तैयार हो जाता है। इस तरह से कुछ और वर्ग भी बनेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने का हम सीधा अप्रोच ये लगा सकते हैं कि अगर 3 बाय 3 है, 3 बाय 3 से मेरा मतलब 1 2 3 और इधर 1 2 3, तो इसमें कुल कितने वर्ग बनेंगे। तो 3 बाय 3 है तो 3 का स्क्वायर कीजिए 9, उसके बाद 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए या 2 का स्क्वायर कर लीजिए 4। 1 बाय 1 कितना बनेगा 1। तो 9 और 1 10 और 4 14 स्क्वायर तो टोटल यहाँ पे निकल जाएंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई पहले 9 तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, उसके बाद 10वां भी एक बताया, उसके बाद देखिए 11वां ये बनेगा, है ना। 12वां आपका ये बनेगा। देन आप चलेंगे आगे, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी रहे। एक स्क्वायर ये बनेगा और उसके बाद एक सबसे बड़ा स्क्वायर हमारा ये भी बनने वाला है। लेकिन देखिए तो 3 बाय 3 का है, अगर 5 बाय 5 का आ गया या लेट से 6 बाय 6 का आ गया तो आप सॉल्व करना थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा। इसलिए सीधा सीधा तरीका क्या है कि अगर 3 बाय 3 का मतलब आप समझ गए होंगे 1 2 3, अगर 3 भुजाएं ऊपर 3 भुजाएं नीचे हैं तो इसको सीधा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, मतलब जितने बाय जितने का है उसके स्क्वायर से स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ चलते जाना है। अब अगर ये 5 बाय 5 का होता, मतलब 5 साइड्स ऐसे होती और 5 इस तरफ होती, 5 नीचे की तरफ होती, तो कैसे सॉल्व करते। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, फिर इनको जोड़ लेते। ठीक है, अभी यहाँ पे बात करूँ तो हम लोगों ने इनको जोड़ के देख लिया, 14 वर्ग हमारे ये आ गए, उसके बाद 15 16 17 और 18, कुल वर्गों की संख्या हमारी जो बनेगी वो बनने वाली है 18, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। नीचे के चित्रों में हमें ये बताना है कि विषम कौन सा है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो देखिए एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है और एक लाइन हमें दिख रही है। तो मैं सहूलियत के लिए पहले जो लाइन्स हैं उनको कलर कर देता हूँ ताकि हम लोग लॉजिक थोड़ा सा और आसानी से ढूंढ पाएँ। देखिए बेसिकली इतनी मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूँ या इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं। आपको अप्रोच, आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए। ये मैंने लाइनें बना दी हैं, ठीक है। अब हम लोग आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। अगर मैं बात करूं कि लाइन से घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज ट्रायंगल है, यहाँ पे भी देखिए लाइन और घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज ट्रायंगल है। इस वाले फिगर में भी देखिए लाइन और घड़ी की सुई की दिशा में ट्रायंगल है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ऐसा नहीं है। लाइन और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ट्रायंगल है, तो ये बनेगा हमारा विषम। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये शानदार क्वेश्चन है, इसको अगर एग्जाम में जिसने सॉल्व करा होगा मतलब एनालिटिकल थिंकिंग उसकी अच्छी है। फोकस करिएगा। क्वेश्चन बोलता है एक 52 विद्यार्थियों वाली कक्षा है, उसमें एक अभय नाम का बच्चा है, उसका रैंक नीचे से चतुर्थांश में आता है। इन अ क्लास ऑफ 52 स्टूडेंट्स अभय's रैंक इज इन द बॉटम क्वार्टर ऑफ द क्लास। भाई क्वार्टर का मतलब क्या, 4 बराबर हिस्से में हमें उसे तोड़ना है ना। तो 1 2
3 और ये बनते हैं हमारे 4। 52 बच्चे हैं, अगर 4 बराबर में मैं तोड़ता हूँ तो हर क्वार्टर में मुझे 13 बच्चे रखने हैं। ठीक, तो पहले क्वार्टर में हमारे हो जाएंगे 39। अजय जो होगा वो 40 से 52 के बीच कहीं उसकी रैंक होगी, है ना। ये बात हम लोगों को यहाँ से क्लियर होती है, थोड़ी मेहनत करवाने वाली बात थी, लेकिन ये बात हम लोगों ने डिस्कस करके समझ ली। आगे बोलता है चंद्र का जो रैंक है वो अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर है। मतलब चंद्र का जो रैंक होगा वो बराबर होगा अभय के वर्गमूल के। इसका मतलब एक बात पक्की कि अभय का जो रैंक होगा वो पूर्ण वर्ग या फिर परफेक्ट स्क्वायर होगा। हमें ये पता लगाना है कि 40 से 52 के बीच का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो देखिए केवल 49 एक ऐसा नंबर है 40 से 52 के बीच जो परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब अजय की जो रैंक होगी, अभय की सॉरी, वो 49 होगी। अब अगर मुझे चंद्र की रैंक निकालनी है तो इसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट लूँगा, जो कि कितना बनेगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है ना। शानदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा मेहनत करवा के आंसर तक पहुँचे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उसने बोला है कि पावर का कोड अगर TJYQR है तो बताइए ट्रेन का कोड क्या बनने वाला है ना। ये पावर का कोड दे रखा है, ट्रेन का कोड निकालना है। इसने यहाँ पर एक चिन्ह लगा दिया था जो कि बेसिकली समानुपात का चिन्ह है, जो कि हमें ये बताता है कि इन दोनों में जिस प्रकार का रिलेशन है उसी प्रकार का रिलेशन ट्रेन के साथ इनमें से किसका होगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख के सॉल्व करता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो पाएँ। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये हमारे पास। पावर का कोड दे रखा है TJYQR। तो कोडिंग जो करी थी देखिए वो उल्टी करी थी। उल्टी कोडिंग से मेरा मतलब है P+2, PQR यहाँ लिखा है ना, OPQ प्लस O का कोड उसने उल्टा यहाँ लिखा 2 जोड़ के, WXY W में 2 जोड़ के यहाँ लिखा, EFG E का E 5वें नंबर पर आता है, G 7वें नंबर पर आता है। तो यहाँ से हमें ये लॉजिक क्लियर हो गया कि कोडिंग जो कर रखी है वो उल्टी कर रखी है। ट्रेन का कोड भी फिर इसी तरह से हमारा बनने वाला है। पहले लिख देता हूँ ट्रेन, और इसकी अगर कोड की बात करूँ तो हर एक अल्फ़ाबेट में मुझे 2 जोड़ के लिखना है, लेकिन लिखूंगा कहाँ, इधर रिवर्स में। TPQRSTUV, मतलब लास्ट मेरा बनेगा V। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो मेरा वैसे रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनके आखिरी में V नहीं है। अब इसके बाद ऑप्शन नंबर सी और डी में आप देख लें कि सेकंड एलिमेंट जो है वो सी में C है और डी में K है। तो मुझे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल सी और डी का जो सेकंड एलिमेंट है उसके लिए सॉल्व करूंगा, और सेकंड एलिमेंट मेरा आएगा इसकी हेल्प से, है ना, क्योंकि चीज़ें उल्टी चल रही हैं। IJK, मतलब सेकंड नंबर पे मुझे मिलना चाहिए K, तो मैं सीधा अपना ऑप्शन लगाऊंगा कि ऑप्शन नंबर डी सही है, पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। काफ़ी इंटरेस्टिंग और शानदार क्वेश्चन है। ये बताना है हमें, सामान्य बुद्धि क्षमता का प्रश्न है, हमें ये बताना है कि इन 4 में से एक भिन्न है। तो भाई ए जो है वो पहले नंबर पर आता है, फिर बोलता है बी का जो कोड है वो 2 है। BD कोड इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि देखिए नंबर्स को देखना समझना ज़्यादा आसान होता है। बी दूसरे नंबर पर, डी चौथे नंबर पर, फिर दिया है डी चौथे नंबर पर आता है, P 16वें नंबर पर आता है। हमसे ये कहा गया कि ऑड निकालो, तो कौन सा ऑड है, थोड़ा सा टिपिकल था, मेहनत करवाएगा। सही आंसर है BB, ये ऑड है, और ऑड होने के पीछे का रीज़न, भाई 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन 2 का स्क्वायर 2 नहीं होता, इस वजह से ये हमारा ऑड है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। उसने कहा कि इनमें से कोई एक गलत है, हमें बताना है गलत कौन सा है। 2, 3, 8, 62 और 3968, ये 4 नंबर हमारे पास हैं। इनमें से कोई एक रॉन्ग है, वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए 2 से 3 हमें कैसे आता दिख रहा है कि अगर मैं 2 का स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर करूं वर्ग करके 1 माइनस कर दूं तो मेरे पास 3 आ जाता है। हाँ जी बिल्कुल आ जाता है, इसका मतलब ये 3 सही है। 3 से 8 लाने का तरीका,
स्क्वायर करके अगर मैं 1 माइनस करूं तो फिर से मेरे पास 8 आ जाता है, मतलब अभी तक तो सही चल रहा है। 8 का स्क्वायर करके 1 माइनस अगर मैं करूं तो 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर बनना चाहिए 63, लेकिन इसने दिया क्या 62, मतलब यही गलत है। अगला भी चेक कर लेते हैं कि क्या 63 का स्क्वायर करके 1 माइनस करूंगा तो 3968 आता है या नहीं। 63 में जब मैं 63 का मल्टीप्लाई करता हूँ या 63 का स्क्वायर करता हूँ तो बनता है 3969, और इसमें से 1 माइनस करता हूँ तो देखिए 3968 आता है। प्लस 62 इज द रॉन्ग आंसर, इसके जगह होना चाहिए था हमारे पास 63, मतलब ऑप्शन नंबर सी। भाई फिर से एक बार आपके सामने शेड्यूल रखा हुआ है, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर एकेडमी विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 कैलेंडर का क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। उसने बोला कि किसी वर्ष के एक विशेष महीने में 5 मंगलवार पड़ते हैं और अन्य सभी दिन 5 बार से कम आते हैं, मतलब केवल मंगलवार ऐसा है जो 5 बार आएगा, है ना, लिख लेते हैं इस बात को, और बाकी सारे दिन 5 बार से कम आएंगे। पहले हम लोग ये बात करते हैं कि ये कब संभव है। तो भाई दिन जो होते हैं हमारे पास वो या तो 28 या 29, 30 या 31 होते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि फरवरी हमारे पास 28 या 29 दिन की हो सकती है, जबकि बाकी महीने या तो 30 दिन के होते हैं या 31 दिन के होते हैं, है ना। इस चीज पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब कोई पर्टिकुलर वार 5 बार आए, ये कब संभव है, जब वो 1 तारीख, 2 तारीख या 3 तारीख को पड़ता हो। क्योंकि देखिए 7 दिन का हमारा जोड़ा चलता है ना, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 चौक 28, 28 दिनों में हर एक बार एटलीस्ट 4 बार आता है। लेकिन अगर 5वीं बार केवल वही दिन लाना हो, ध्यान दीजिएगा, अगर 5वीं बार केवल वही दिन लाना हो तो उस समय दिन की अधिकतम संख्या उस पर्टिकुलर मंथ में 29 होनी चाहिए, है ना, तभी तो वो वार 5 बार आएगा और उसके अलावा कोई और वार, कोई और डे रिपीट नहीं होगा। क्योंकि अगर पहले तारीख को मान लीजिए मंगलवार पड़ेगा, है ना, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, तो 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, इस तरह से 5 बार होंगे। पहले तारीख को भी मंगलवार, 29 को भी मंगलवार, और महीना चेंज, मतलब 30 और 31 दिन वाले महीने के बारे में बात नहीं कर रहा। और जब वो फरवरी की भी बात करता है तो 29 दिन वाले, मतलब लीप वर्ष की हमारी बात चल रही है। देखते हैं प्रश्न उसने क्या पूछा, यह उल्लेखित महीना कौन सा है। तो जैसा कि हम लोग निकाल पाए हैं वो है फरवरी, मतलब ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं हम लोग। उसने पूछा अगले महीने का पहला दिन कौन सा होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व करा था ना, कि हमारा जो महीना है वो मंगलवार से शुरू होके मंगलवार पे ख़त्म हुआ है, तो अगला जो पहला दिन होगा वो सी या फिर बुधवार। अभी यहाँ पर यही 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि क्या यह वर्ष लीप ईयर है, इज दिस अ लीप ईयर, तो उस केस में हम लोग आंसर लगाते यस। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली एक पजल है, 2 क्वेश्चन इसमें हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छी पजल है और एग्जाम में अगर आप देखें तो एक पजल वो पूछता ही पूछता है। क्वेश्चन है, एक वर्गाकार 2 मीटर बाय 2 मीटर बैठक व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि वर्ग की भुजा या तो उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। मतलब हम लोगों को एक वर्ग बनाना है और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि 2 बाय 2 का है, मतलब हर एक भुजा 2 मीटर की है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करें तो हमेशा 2 चित्र बना के चलें, उससे सॉल्यूशन आपका थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक, इसमें 8 लोग बैठे हुए हैं और ये इस तरह से बैठे हुए हैं कि व्यक्ति या तो वर्ग के कोनों अथवा वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु पर स्थित है, मतलब कोनों पर भी बैठाना है और बीच में भी बैठाना है। सब लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। भाई कोनों पर भी बैठाओ, बीच में भी बैठाओ और आमने सामने भी बैठाओ, तो वो तभी पॉसिबल है जब 4 लोग 4 कोने में हों और 4 लोग बीच में हों। आप ध्यान रखिएगा, हमेशा 2 चित्र बनाकर स्टार्ट करिएगा, इससे आपके आंसर की एक्यूरेसी के चांस और बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ पजल भी जल्दी सॉल्व हो जाती है।
पहली जरूरी लाइन, ए और डी वर्ग की कर्ण रेखा के सामने बैठे हैं, तो कर्ण रेखा का मतलब होता है कि अगर ये वर्ग है तो ये कहलाती है हमारी कर्ण रेखा, है ना। अब ए और डी को आमने सामने बैठाना है, कोई जगह स्पेसिफाई नहीं है, तो ए और डी यहाँ भी हो सकते हैं, ए और डी यहाँ भी हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं ए ऊपर हो, ऐसा भी संभव है कि डी यहाँ ए यहाँ, तो बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर अभी नहीं आ रही। अगली लाइन हम लोग पढ़ते हैं, अगर कुछ मिला तो ठीक, वरना फिर ऑप्शनल बैठाना चालू करेंगे। अगली लाइन बोलता है कि ए के दक्षिण में 1 मीटर की दूरी पर सी बैठा है। ए के दक्षिण में, देखिए दिशाओं की जहाँ तक बात है मैं यहाँ बना देता हूँ, नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर, इस तरफ मिलेगा पूर्व और इस तरफ मिलेगा पश्चिम। ए के दक्षिण में बैठाना है, मतलब ए को हम लोग नीचे नहीं बैठा सकते, ए हमारा 100% ऊपर ही बैठेगा, है ना। तो ए और डी को अब हम लोग अरेंज कर सकते हैं कि अगर मैं ए को यहाँ बैठाऊं तो उसके अपोजिट विकर्ण पे या कर्ण पे मुझे डी बैठाना है। ए को अगर मैं यहाँ बैठाऊं तो यहाँ पर बैठेगा डी, ए को मैं नीचे नहीं ले सकता, है ना। ये क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे वो बोलता है सी से उत्तर पश्चिम, अच्छा एक बात और बोली ना उसने, ए के दक्षिण में 1 मीटर की दूरी पर सी बैठा है, तो भाई ए के दक्षिण में मतलब नीचे की तरफ 1 मीटर की दूरी, मतलब यहाँ पर मैं सी को बैठाऊंगा, है ना। 1 मीटर की दूरी यही बनेगी क्योंकि पूरी भुजा 2 मीटर की है। फिर बोलता है सी से उत्तर पश्चिम दिशा में एफ बैठा है। देखिए यहाँ पर अगर आप दिशा वाले फिगर पे गौर करें तो उत्तर पश्चिम मतलब इस तरफ बैठा हुआ होना चाहिए, तो सी के यहाँ पर उत्तर पश्चिम में हमारा बन जाएगा एफ। इस वाली दिशा में अगर मैं एफ यहाँ बैठाऊँ तो देखिए ये डायग्राम हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि सी के उत्तर पश्चिम में कोई जगह पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड वाला डायग्राम जो था वो हमारा गलत हो गया। इसलिए अब हमेशा हमको 2 डायग्राम बना के चलने हैं, जिससे क्या होता है कि एक डायग्राम अपने आप गलत हो जाता है लेकिन उसकी मदद से कुछ अनसुलझी समस्याओं को हम लोग सुलझा सकते हैं, पजल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बोलता है एफ से एकदम दक्षिण में बी बैठा है, तो भाई एफ का दक्षिण मतलब नीचे की तरफ, बी यहाँ आ जाएगा। बी जी और डी के बीच बैठा है, तो बी डी तो हमारा ये हो गया, जी हमारा यहाँ आ जाएगा। आगे बोलता है जी और एच एक दूसरे से 2√2 मीटर की दूरी पर बैठे हैं, तो देखिए उसने थोड़ा सा हमारा मैथ्स भी सॉल्व करवा दिया। 2√2 कब बनेगा, जब ये 2 हो, ये 2 हो, और अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये कर्ण की वैल्यू निकालूं तो ये बनता है 2√2। मुझे उम्मीद है आपको पाइथागोरस थ्योरम आती होगी, जिसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, कितना बनता है 8, और इसको अंडर रूट में डालूंगा तो 2√2 बनेगा। इसका मतलब जी से, अगर जी मेरा यहाँ बैठता है तो जी से विकर्णवत डायगोनली अपोजिट मुझे किसको बैठाना है, एच को। एच मेरा यहाँ आ जाएगा। अब एक ही बंदा हमारा बैठाना बचा है, वो है ई की जगह यहाँ आ जाएगी। इस तरह से हमारी पजल सॉल्व होती हैं। नीचे के क्वेश्चन देख लेते हैं। बी से 2 मीटर की दूरी पर कौन बैठा है, तो बी से 2 मीटर की दूरी का मतलब होता है न्यूनतम संभव। तो देखिए 2 मीटर की दूरी पर ये हमारा बनता है एफ, आंसर बनेगा एफ। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैं ऐसे जाऊं और ऐसे जाऊं तो सी भी आंसर हो सकता है, क्योंकि 1-1 मीटर के होंगे, ऐसे जाऊं, तो ये सही नहीं है, क्योंकि जब बी से सी की आपको दूरी निकालनी होगी तो वो ऐसे निकलेगी, है ना। शॉर्टेस्ट पॉसिबल, न्यूनतम संभव, ऐसे घूम के नहीं जाते। आगे बोलता है ई से दक्षिण पूर्व दिशा में, तो भाई ई का दक्षिण और पूर्व बी, तो ई के दक्षिण पूर्व में बी बैठा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमारी पजल और इसके नीचे के 2 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, जो कि पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। पैसेज है, पैसेज पढ़ के हमें नीचे वाले क्वेश्चंस को आंसर करना है। क्वेश्चन बोलता है विंसेंट एक अखबार वाला लड़का है जो हर सुबह 20 समाचार पत्रों को बांटता है। यह काम वो 30 मिनटों में पूरा करता है। वह जब भी बीमार होता है तो अपने दोस्त कुमार को सभी 20 घरों में समाचार पत्र बांटने को कहता है। मतलब बीमारी में वो अपने दोस्त को बोलता है कि जाओ तुम ये समाचार पत्र बांट देना। देखते हैं नीचे क्या कहा गया।
विंसेंट कुमार पर विश्वास करता है। भाई विश्वास करता होगा तभी कहा होगा, लेकिन बाकी ऑप्शन चेक करे बिना हम इसको अपना फाइनल आंसर नहीं मान सकते। विंसेंट अक्सर अपने काम से छुट्टी लेता है। देखिए ऊपर ऐसा कहीं नहीं कहा गया, केवल ये कहा गया था कि जब वो बीमार पड़ता है तब अपने दोस्त को कहता है, तो बी तो हमारा गलत हो जाएगा। आगे, जिन घरों में समाचार पत्र दिया जाता है वह एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए 30 मिनट में वो 20 समाचार पत्रों को बांटता है, इसका मतलब वो घर होंगे पास पास। आगे बोलता है विंसेंट समाचार पत्र वितरण के बाद कुछ अन्य काम करता है, इसकी कोई जानकारी ऊपर नहीं है, तो इसकी श्योरिटी अभी नहीं है। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन ए। दिए गए विकल्पों में जो सबसे सही विकल्प हमें लगता है वो होगा हमारा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन है, विद्यालयों में विदेशी भाषाओं को बढ़ावा देने के पीछे मुख्य इरादा क्या है। ऑप्शन देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग आंसर लगा पाएंगे। भारतीय भाषाओं की अपेक्षा विदेशी भाषाओं को अधिक महत्व देना। भाई बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि हम लोग हिंदी भाषाओं को पढ़ाएंगे नहीं, तो ये पूरी तरह से सही नहीं लगता। भारतीय और विदेशी भाषाओं को समान महत्व देना, ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी तक ए और बी में बी हमारा थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है। अन्य विषयों की तुलना में कला को अधिक महत्व देना। देखिए भाषाओं की बात हुई है, कला के संदर्भ में नहीं कहा गया, हालांकि भाषा भी एक तरह की कला ही है, लेकिन कला में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो सी को मैं सिरे से काट रहा हूँ। बच्चों को वैश्विक नागरिक बनाना। भाई वैश्विक नागरिक का मतलब ये है कि बच्चा अगर एक से ज़्यादा भाषाएं जानता होगा तो पूरे संसार के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, बात कर पाएगा। तो ए, बी और डी में से अगर हमें किसी एक का चयन करना है तो सबसे सही हमारा जाएगा डी, क्योंकि देखिए ऊपर के स्टेटमेंट से हम लोग कहीं यह नहीं कह सकते कि भारतीय भाषाओं की अपेक्षा विदेशी भाषाओं को अधिक महत्व देना इस तरह की चीज़ें करने के पीछे का उद्देश्य हो गया। तो ए भी काटेंगे और बी भी काटेंगे, फाइनल आंसर बनेगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन था, है ना। पॉलिटी आप जो पढ़ते हैं, राज व्यवस्था, वहाँ से ये क्वेश्चन रिलेट करता है। हमारे देश में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति चुना जाता है। इसका तात्पर्य है कि चुनाव के पहले व्यक्ति निश्चित रूप से लोकसभा का सदस्य है, व्यक्ति निश्चित रूप से राज्यसभा का सदस्य है, व्यक्ति निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य है, व्यक्ति हमारे देश का नागरिक है। तो अगर आपने पॉलिटी को ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता है कि ऑप्शन हमारा डी होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो आवश्यक अर्हताएं, एलिजिबिलिटी हैं, उसमें डी हमारा फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। देखिए 24 क्या कहता है, आज के कर्मचारी वर्ग में सामाजिक मूल्यों का एक नया सेट है। उदाहरण के लिए अतीत में एक डिप्टी कलेक्टर ने एक दूर के जिले में पदोन्नति मिलने पर इस पदोन्नति से जुड़े तबादले को स्वीकार कर लिया होता। उसी परिस्थिति में आज वह परिवार की खुशी को पहले चुनकर डिप्टी कलेक्टर के पद पर ही बने रहना पसंद करता है। यहाँ पर देखिए जो फोकस वाली बात थी वो ये थी कि उसने अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस दिया, प्रमोशन नहीं लिया, अपने परिवार, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दिया। आगे बोलता है, इस अनुच्छेद का सबसे अधिक समर्थन कौन सा कथन करता है। देख लेते हैं। राज्य भर में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की सुविधा एक समान नहीं है। जब तक सारे नहीं पढ़ेंगे तब तक डेफिनेट कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे। अधिकारी गण आज सरकार के प्रति वफादार नहीं है। ये बात तो ऊपर पैसेज से कहीं तक नहीं मिलती, इसलिए इसको मैं काट रहा हूँ। सरकार अधिकारियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की परवाह नहीं करती, ऐसा भी ऊपर के पैसेज से कहीं पता नहीं चलता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अधिकारी गण अपनी पदोन्नति की परवाह नहीं करते, वैसे देखिए ये भी देखने में सही नहीं लगता, लेकिन एक बार हम लोग इसको कंसिडरेशन में लेते हैं। अब अगर पैसेज से इसको रिलेट करें तो पैसेज में ये कहा गया था कि अपने परिवार की खुशी के लिए परिवार वो पदोन्नति के लिए नहीं गया, तो वो ये परिवार की खुशी का मतलब यही होता है कि भाई बच्चे होंगे तो उनकी शिक्षा ज़रूरी होगी, और अगर बूढ़े माँ बाप होंगे तो उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं का होना ज़रूरी है। तो इस बेसिस पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी को भी हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि वैसे भी देखिए अधिकारी गण अपनी पदोन्नति की परवाह नहीं करते, ये बात सही नहीं है। भाई हर कोई ज़िंदगी में प्रमोशन चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं।
योग एक बहुत ही लोकप्रिय व्यायाम बन गया है, लेकिन योग कक्षा में प्रवेश लेने के पहले व्यक्ति की अपेक्षित फिटनेस दिनचर्या की जांच कर लेनी चाहिए। यदि उच्च ऊर्जा, तेज गति एरोबिक व्यायाम को चाह रहे हैं तो योग कक्षा सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। इस अनुच्छेद का सबसे अधिक समर्थन करने वाला कथन कौन सा है? योग एरोबिक व्यायाम की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। देखिए ऊपर के पैसेज से ऐसा कहीं नहीं दिया गया। योग एक उच्च ऊर्जा वाला व्यायाम नहीं है, ये बात हमें ऊपर से मिलती है, क्योंकि देखिए उसने यही तो तुलना करी है कि अगर आपको उच्च ऊर्जा और तेज गति वाले व्यायाम करने हैं तो एरोबिक के लिए जाएं, है ना? तो ये तो ऊपर से रिलेट करता है। योग एरोबिक व्यायाम से बेहतर है, ऐसी कोई जानकारी ऊपर नहीं है। योग का व्यायाम उच्च ऊर्जा देता है, जबकि हमें बहुत क्लियर कहा गया है कि अगर आपको उच्च ऊर्जा वाले व्यायाम करने हैं तो एरोबिक की तरफ जाएं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और अब ए और बी में से अगर हमें चयन करना है तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से 25 क्वेश्चन हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में सॉल्व करे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी यह होगा। अगर आप सी सेट के संदर्भ में कोई बात करना चाहें या हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहें तो एड्रेस और टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल पूरा आपके सामने लगा हुआ है। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके आके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप ये सेशंस आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।